हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 4 जिसका नाम है चाणक्य का न्याय उसका वाचन करवाने जा रहे हैं, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसका पेज नंबर 29 निकालिए। तो बच्चों, जो ये चाणक्य का न्याय नामक पाठ है इसको यहाँ पर एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इस नाटक में कुल मिलाकर के 4 पात्र हैं, 4 कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहला जो पात्र है वह है भद्रसेन, जो कि एक बूढ़ा किसान है। दूसरा जो पात्र है वह है शीलभद्र और तीसरा चाणक्य और जो चौथा किरदार है वह है सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है। तो अब मैं पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से मेरे साथ अपनी पाठ पर उंगली रख रख करके एक एक शब्द को सुनिएगा, ठीक है। सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान न्याय मांगने आता है। तो किसका दरबार था? सम्राट चंद्रगुप्त का। वहां पर एक बूढ़ा किसान न्याय मांगने के लिए आता है और महाराज से कहता है, महाराज मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। महाराज उससे कहते हैं, साफ साफ बताओ क्या बात है। तब वो जो बूढ़ा किसान था जिसका नाम भद्रसेन था वह महाराज से कहता है कि महाराज मेरा नाम भद्रसेन है और मैं अपना धन अपने मित्र शीलभद्र के पास रख करके तीर्थ यात्रा पर गया था, पर अब वह मेरा धन नहीं लौटा रहा है। तब महाराज भद्रसेन से कहते हैं कि चिंता न करें, कितना धन था, कोई गवाह है या कुछ लिखा पढ़ी की थी। तो जो बूढ़ा किसान भद्रसेन था वह महाराज से कहता है कि महाराज 5000 सोने के सिक्के थे, मैं अपने मित्र पर पूरा विश्वास करता था, इसलिए कोई भी गवाह नहीं है और न ही मैंने कोई लिखा पढ़ी की। तो महाराज उस बूढ़े किसान को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमने यदि धन दिया है अपने मित्र को रखने के लिए तो तुमने कोई गवाह रखा था। गवाह कौन होता है? जिसके सामने कोई घटना घटित होती है या जिसके सामने कोई बात होती है, या तुमने कुछ लिखा पढ़ी की। तब भद्रसेन कहता है कि नहीं महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए मैंने कोई भी गवाह नहीं रखा, कोई लिखा पढ़ी नहीं की और मैंने इसको 5000 सोने के सिक्के रखने के लिए दिए थे। तब महाराज अपने दरबान से कहते हैं कि दरबान शीलभद्र को कल दरबार में उपस्थित किया जाए। उपस्थित मतलब हाजिर किया जाए। पूछताछ के बाद ही निर्णय किया जाएगा। निर्णय का अर्थ होता है फैसला, कि कल हम शीलभद्र को दरबार में बुला करके पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही हम कोई फैसला सुनाएंगे। तो अगले दिन महाराज चाणक्य से बात करते हैं। तब महाराज अपने जो गुरु हैं उनसे बोलते हैं कि गुरुवर, बड़ा मुश्किल है, न कोई साक्षी है, साक्षी का अर्थ भी गवाह ही होता है, और न ही कोई प्रमाण। प्रमाण मतलब सबूत, ठीक है। तो महाराज अपने जो गुरु हैं उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल हो गई, ये जो समस्या है ये सुलझाने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत और कोई प्रमाण ही नहीं है। तब जो चाणक्य हैं, जो चंद्रगुप्त के गुरु हैं, वह महाराज से कहते हैं कि आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए। तो महाराज से कहते हैं कि आप घबराइए मत, इस मुकदमे का जो फैसला है मुझ पर छोड़ दीजिए। तब क्या होता है, अगले दिन भद्रसेन और शीलभद्र को दरबार में बुलवाया जाता है। आगे क्या होता है, चाणक्य पूछते हैं शीलभद्र से, जो भद्रसेन बूढ़ा किसान था जिसने अपना धन उसको रखने के लिए दिया था, कि तुमने धन किस स्थान पर दिया था। तो जो भद्रसेन है, बूढ़ा व्यक्ति, वह बोलता है कि महोदय, मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ है, वही मैंने इसे धन दिया था। तब चाणक्य शीलभद्र से पूछते हैं
कि शीलभद्र क्या यह ठीक कह रहा है? तो शीलभद्र कहता है, महाशय मैं तो ये जानता ही नहीं कि ये किस मंदिर और किस पीपल के पेड़ की बात कर रहे हैं। तब चाणक्य कहते हैं, ठीक है भद्रसेन, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा नहीं, पर पेड़ ने तो देखा होगा। तो भद्रसेन कहता है कि जी महोदय, पेड़ ने तो देखा ही होगा। तब जो चाणक्य थे वो भद्रसेन को कहते कि तो ठीक है, जाओ और उस पेड़ को बुला करके लाओ, अब तो वही गवाही देगा। तो भद्रसेन कहता है, पर महोदय क्या पेड़ आ जाएगा? हाँ, आपकी आज्ञा से तो आएगा ही। ठीक है, मैं जाता हूँ। चाणक्य ने भद्रसेन को कहा कि तुमने यदि धन पेड़ के पास दिया था तो वो पेड़ तो जानता ही होगा, वो गवाही दे सकता है, उसको बुला के लाओ। तो भद्रसेन कहता है कि ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं बुला करके लाता हूँ। वो चला जाता है। ठीक है, तो चाणक्य शीलभद्र से कहता है, शीलभद्र दोपहर हो गई है और वह बूढ़ा अब तक तो नहीं लौटा, तो क्या मंदिर बहुत दूर है? तो शीलभद्र कहता है कि महाराज, मंदिर तो ज्यादा दूर नहीं है, मैं तो 20 चक्कर लगा लूं, पर यह बूढ़ा बहुत पाखंडी है, गया ही नहीं होगा। पाखंडी का अर्थ होता है बहुत बुरा व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति। तब चाणक्य शीलभद्र से कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि तुम वहां कभी गए ही नहीं, और अब कह रहे हो कि पास ही है। तुम्हारा छल प्रकट हो गया है, अब उसका धन लौटा दो, वरना राजदंड मिलेगा। राजदंड किसको कहते हैं? राजा द्वारा जब किसी को दंड दिया जाता है वह राजदंड कहलाया जाता है। तो चाणक्य ने शीलभद्र को कहा कि तुमने तो अभी कहा कि तुम वहां कभी गए नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि वो तो बहुत ही पास है, तो तुम्हारा तो छल प्रकट हो गया, तुम्हारी तो चोरी पकड़ी गई, और अब तुम उसका धन वापस कर दो। तब शीलभद्र चाणक्य को कहते हैं कि राजगुरु मुझे क्षमा करें, मैं उसका धन दे दूंगा। थोड़ी देर में भद्रसेन वापस आ जाता है। भद्रसेन गया होता है तो वो वापस आ जाता है। तो भद्रसेन जो चाणक्य से कहता है कि राजगुरु, मैंने उस पेड़ से बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की, विनती की, लेकिन वह गवाही देने नहीं आया, अब मैं क्या करूं? तो चाणक्य भद्रसेन से कहते हैं कि भद्रसेन, वह पेड़ आया था, गवाही देकर चला गया। तुम्हारे मित्र शीलभद्र ने अपना अपराध मान लिया है। अपना अपराध यानी कि गलती या दोष, उसने अपना अपराध मान लिया है। सब दरबारी और भद्रसेन महाराज की जय हो, राजगुरु की जय हो पुकारने लगते हैं। महाराज, आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, आप बहुत न्यायी हैं। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और हमें विवेक से निर्णय लेना चाहिए, और हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, और हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को आप अपने घर में एक बार पढ़ना, और इसी पाठ से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, और सभी बच्चे अपना असाइनमेंट, जितना भी आपका पेंडिंग असाइनमेंट है वो फटाफट से कंप्लीट करके भेजेंगे। बच्चों, आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, जो आपकी समर वेकेशन है, वो होने वाली हैं, और वेकेशन से पहले तक आपका जो ये 8th असाइनमेंट जाएगा, और उसके बाद जब आपकी वेकेशंस ख़त्म होंगी तो उसके बाद हम फिर से जब मिलेंगे तो आपका 9th असाइनमेंट जाएगा। आपको हॉलीडेज होमवर्क में कुछ भी नहीं काम दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन सभी बच्चे अपना 1 से लेकर 8 तक का जितना भी पेंडिंग असाइनमेंट है उसको इन छुट्टियों के दौरान पूरा करेंगे और भेजेंगे। समय से काम पूरा करके भेजेंगे, सुलेख सारे बच्चे लिखेंगे, क्योंकि आपको इसी असाइनमेंट में मार्क्स मिलने हैं। जितना आप असाइनमेंट करोगे आपको उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। और अपना ध्यान रखना, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहिए और छुट्टियां खूब एंजॉय कीजिए, ठीक है। और बच्चों, मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जो कोरोना है वो कितना हर जगह का जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक अभी कोरोना चल रहा है। तो कोरोना से संबंधित मैं आपको स्लोगन बनाने को दूंगी। आप लोग चार्ट पेपर में उसको कैसे बनाएंगे, स्लोगन क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी।
लेकिन उससे पहले आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे से घर में पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है। जोर जोर से लाउडली बोल बोल करके पढ़ेंगे तो आपका जो उच्चारण है वह बहुत सुधरेगा और सुलेख सभी बच्चे करेंगे, ठीक है बच्चों। अपना काम समय पर पूरा करके भेजिए और जो स्लोगन है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। बच्चों, मैं आपको गृह कार्य के अलावा एक एक्टिविटी देने जा रही हूँ। एक एक्टिविटी करेंगे हम, ठीक है। और वो एक्टिविटी ये है कि आपको कोरोना के ऊपर 2 स्लोगन लिखना है। चार्ट पेपर लेना है आपको, उसको काट करके सुंदर सुंदर कलर्ड पेंसिल से या स्केच पेन से आपको स्लोगन लिखना है। और जो स्लोगन है उसका टॉपिक है कोरोना, क्योंकि आज के दौर में कोरोना पूरे दुनिया में जो कोरोना है वह विषय वस्तु है, ठीक है। हर जगह कोरोना की ही बात हो रही है और आपने बहुत जगह सुना भी होगा, आपने टीवी पे देखा होगा, आपने नेट पे भी देखा होगा कि कोरोना की बातें चलती रहती है। तो आपको वहाँ से बहुत कुछ कोरोना के विषय में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको कोई पेपर लेना है, वाइट पेपर, या अगर आपके पास चार्ट पेपर है तो ठीक है, तो उसको आपको कटिंग करनी है और उस जो चार्ट पेपर की कटिंग है उस पर हर बच्चा कोरोना के ऊपर 2 स्लोगन लिखेगा। अब स्लोगन क्या होता है? स्लोगन का अर्थ होता है नारा या आदर्श वाक्य। जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, जो बच्चे जिनके फादर आर्मी में, उनको पता होगा कि हर आर्मी की जो यूनिट होती है, जो बटालियन होती है, सबका एक एक स्लोगन होता है ना। और जैसे सुभाष चंद्र बोस का था स्लोगन, नारा क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उनका जो नारा था वो जय जवान जय किसान था, ठीक है। तो ये स्लोगन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हर बच्चे को, क्लास 4 के हर बच्चे को कोरोना के ऊपर कम से कम 2 स्लोगन लिखना है और बनाना है, और बहुत सुंदर तरीके से बना करके रखना है। और जब उम्मीद है कि स्कूल जब खुलेंगे, जल्दी खुलेंगे, और तो जिसका स्लोगन सबसे अच्छा होगा हम उस स्लोगन को क्लास में लगाएंगे, क्लासरूम में लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड में उसका जो फॉर्मेट है, कैसे आपको लिखना है, वो बता रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने स्लोगन लिखे हुए हैं। 3 स्लोगन का मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है। स्लोगन का अर्थ होता है नारा या आदर्श वाक्य, ठीक है। तो मैंने लिखा है 3 स्लोगन मैंने बनाया है। स्लोगन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप लोग अगर आपको इसके अलावा और कोई स्लोगन मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है मैंने, अगर सबको कोरोना से बचना है तो बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है। ये तो आपको पता ही है, कोरोना टाइम में बिना मास्क के घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। एक स्लोगन ये हो गया। और इसी प्रकार से आपको चार्ट पेपर काटना है इस रेक्टेंगुलर शेप में, और आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन राइटिंग सुंदर सुंदर लिखना और कलरफुल होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक, ठीक है। अब जैसे ये है, 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। आपको पता है ना, 2 गज की दूरी मेंटेन रखनी है। उसी प्रकार से ये, नहीं किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, कोरोना को दूर भगाएं। तो एक स्लोगन ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 स्लोगन के एग्जाम्पल दिए आपको। आप लोग आप भी बना सकते हैं स्लोगन, या आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है, एक उदाहरण दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक्टिविटी है और बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी करके आप लोग मुझे मेल करिएगा, ठीक है बच्चों।
और सभी बच्चे अपना असाइनमेंट पूरा करके रखिए और टाइमली हमें भेजिएगा। ठीक है बच्चों।